मैं पूर्वी कटाकी जीसीवी आंदोलन इंडिया की प्लेबैक सिंगर सभी पायनियर्स अर्थात वैज्ञानिकों का पाई जीसीवी 314.59 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्वागत करती हूँ। छाया में छिपा षड्यंत्र जीसीवी मूवमेंट 2050 का दुखदाई इतिहास। रात का अंधेरा दिल्ली की सड़कों पर फैला हुआ था जब डॉक्टर इसाक बेस्टर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी ने उन्हें एक असंभव मिशन की जिम्मेदारी सौंपी थी। भारत के लाखों लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने की योजना बनाना। मंगलयान प्रोजेक्ट का विस्तार, एक ऐसा मिशन जो मानवता को नई दुनिया की ओर ले जाएगा। डॉक्टर बेस्टर, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उनकी मौत का कारण बन जाएगा। डॉक्टर बेस्टर ने अपने टीम को मजबूत बनाने के लिए दो युवा वैज्ञानिकों को नियुक्त किया, रमेश सेठी और डी.के. राजपूत। रमेश एक तेज दिमाग वाला इंजीनियर जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डी.के. राजपूत एक रॉकेट साइंटिस्ट जो कम बोलता था, लेकिन उसकी हर बात में एक छिपी हुई धमकी महसूस होती थी। दोनों को नियुक्त करने वाली संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) की एक गुप्त शाखा ने उन्हें सिफारिश की थी। डॉक्टर बेस्टर को लगा कि ये दोनों उनके मिशन को सफल बनाने में मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। डॉक्टर बेस्टर को अनजान फ़ोन कॉल्स आने लगे। आपका मिशन असफल होगा, एक फुसफुसाती आवाज़ कही। लैब में डाटा गायब होने लगा। डॉक्टर बेस्टर ने सोचा कि यह प्रतिस्पर्धी एजेंसियों की साजिश है, लेकिन असली खेल पीछे चल रहा था। रमेश और डी.के., जो बाहर से वफादार लगते थे, अंदर से सैटेनिक थे, शैतानी प्रवृत्ति वाले। वे एक गुप्त सोसाइटी के सदस्य थे जो मानवता के अंतरिक्ष विस्तार को रोकना चाहते थे। उनका मानना था कि मंगल पर जाना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है, और डॉक्टर बेस्टर उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थे। एक शाम रमेश ने डी.के. से फुसफुसाते हुए कहा, समय आ गया है, संस्था को उकसाओ। उन्होंने ISRO की गुप्त शाखा को झूठी शिकायतें भेजनी शुरू कीं। डॉक्टर बेस्टर फंड्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक ईमेल में लिखा। वे विदेशी एजेंसियों से मिले हुए हैं, दूसरे में। शिकायतें इतनी चालाकी से बनाई गईं कि संस्था को शक हो गया, लेकिन रमेश और डी.के. का प्लान इससे आगे था। उन्होंने संस्था के उच्चाधिकारियों को ब्लैकमेल किया, पुराने राज उजागर करने की धमकी दी। संस्था अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक गुप्त एजेंसी बनाने पर मजबूर हो गई, एक ऐसी टीम जो हत्याएं करती थी और सभी सबूत मिटा देती थी। कोई ट्रेस नहीं, कोई गवाह नहीं। डॉक्टर बेस्टर को कुछ अंदाजा होने लगा। एक रात वे अपनी डायरी में लिख रहे थे, रमेश और डी.के. की हरकतें संदिग्ध हैं, क्या वे मेरे खिलाफ हैं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक साया दिखाई दिया। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ, उसने कहा। लेकिन डॉक्टर को शक हुआ। वे भागने लगे, लेकिन पीछे से एक इंजेक्शन लगा। जहर धीरे धीरे फैलने लगा। अगली सुबह खबर आई, डॉक्टर इसाक बेस्टर की हार्ट अटैक से मौत। कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई जांच नहीं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक जासूस, इंस्पेक्टर आर्यन सिंह, को मामला सौंपा गया। आर्यन एक तेज तर्रार जांच अधिकारी, जिसने कई गुप्त षड्यंत्रों को उजागर किया था। उसने डॉक्टर की डायरी पढ़ी और शक हुआ। यह हार्ट अटैक नहीं, हत्या है, उसने सोचा। आर्यन ने जांच शुरू की। पहले रमेश से पूछताछ की। रमेश मुस्कुराया। सर, डॉक्टर साहब बहुत तनाव में थे। लेकिन आर्यन ने नोटिस किया कि रमेश की उंगली पर एक अजीब निशान था, एक सैटेनिक सिंबल। फिर डी.के. से मिला, जो ठंडा था। मुझे कुछ नहीं पता, उसने कहा। लेकिन आर्यन ने उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए। वहाँ संस्था के नंबर थे। सस्पेंस बढ़ता गया। आर्यन को एक गुप्त मीटिंग का पता चला। रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली में 3 सैटेनिक फिगर्स मिले। वे सैटिरॉन थे, शैतानी सोसाइटी के लीडर। वे रमेश, डी.के. और संस्था के अधिकारियों से मिले। मिशन रोक दिया गया, एक ने कहा। डॉक्टर बेस्टर अब नहीं है। लेकिन आर्यन छिप कर सुन रहा था। तभी एक ट्विस्ट,
संस्था का एक अधिकारी जो डर गया था आर्यन से मिला। वे मुझे मार देंगे, उसने कहा। रमेश और डीके ने सब प्लान किया। गुप्त एजेंसी ने हत्या की, लेकिन सबूत मिटाने से पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। आर्यन ने वीडियो देखा, डॉक्टर बेस्टर को इंजेक्शन लगाते हुए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, हमला हुआ। गोलियां चलीं, कार चेज हुआ। आर्यन ने मुश्किल से बचाया खुद को। आखिरकार वह हवेली पहुंचा। वहां 3 सेटेरॉन, रमेश, डीके और संस्था के लोग इकट्ठे थे। तुम्हारी मौत का समय आ गया, रमेश ने कहा। लेकिन आर्यन के पास बैकअप था। पुलिस घेर ली। गोलीबारी में डीके मारा गया, रमेश गिरफ्तार। लेकिन एक अंतिम ट्विस्ट, संस्था का बॉस भाग निकला और सेटेरॉन गायब हो गए। क्या वे अभी भी छिपे हैं? डॉक्टर बेस्टर की मौत एक महान वैज्ञानिक का अंत थी, लेकिन जांच ने उजागर किया कि शैतानी ताकतें कितनी गहराई तक फैली हैं। मंगल मिशन रुक गया, लेकिन सवाल बाकी है। अगला शिकार कौन? जिना, शराब, जुआ, कत्ल गारत इंसानों की बलि इस शैतानी तंजीम का हिस्सा है जो ये लोग मजहबी रूहानियत के नाम पर करते हैं। इल्यूमिनाटी में मौजूद लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास एक ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और ये इल्म उनको दुनिया के तमाम लोगों से बरतर बना देता है। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा इल्म है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बरतर समझते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि दरअसल वो इल्म बाबिल की तहजीब का काला जादू है, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि टेम्पलर और इल्यूमिनाटी के लोगों के हाथों वो नुस्खे और किताबें लगी थीं जो तख्त सुलेमानी के नीचे दफन थीं, जिससे उन्होंने कबाला जादू सीखा और जिन और शयातीन से राबता किया और सिफली और काले जादू के जरिए बहुत सारे काम सर अंजाम दिए। इल्यूमिनाटी तंजीम में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो मालदार और मशहूर होते हैं और अपने ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं। उन लोगों की इबादत का तरीका ये होता है कि रात को तमाम मर्द औरत काला लिबास पहनकर जमा होते हैं, जिस पर शैतान का निशान और तस्वीर बनी होती है। ये दायरा नुमा खड़े होकर बीच में इंसानी खोपड़ी रखते हैं और आग का अलाव जलाते हैं। तेज़ मौसीकी चलाई जाती है और नशे की गोलियां खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग के गिर्द नाचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपनी रूह शैतान को बेचते हैं और अपनी रूह बेचकर ही वो इस तंजीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस तंजीम को अपनी रूह बेचने वालों में वो लोग शामिल होते हैं जो माल व दौलत और शोहरत चाहते हैं और दुनियावी मकाम व मंजिलत की ख्वाहिश रखते हैं, जिनमें फिल्मी सितारे, दौलतमंद ताजिर, सियासतदां और मशहूर व मारूफ शख्सियात होते हैं। लूसीफर को रूह बेचने का तरीका ये होता है कि शैतानी बाइबल लेकर एक ऐसे कमरे में बैठा जाता है जहां 3 दिनों तक सूरज की रोशनी न पड़ी हो। इसके बाद एक बकरे का खून लेकर एक दायरा नुमा हिस्सार जो सितारे की शक्ल का होता है उसके दरमियान में बैठा जाता है और पूरी रात इस हिस्सार के अंदर बैठकर मखसूस मंत्र और जादुई अल्फाज बोले जाते हैं और फिर लूसीफर से रूह बेचने का मुआहदा होता है। इल्यूमिनाटी बहुत सारे नाकाम अदाकारों के साथ मुआहदा करते हैं और इस मुआहदे के तहत ये तंजीम उन लोगों को मीडिया में कामयाबी दिलाती है और फिर बदले में उन लोगों से अपना काम करवाती है, यानी फहाशी, बुराई और शैतानी कामों को आलमी सतह पर प्रमोट किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में 1% आबादी इल्यूमिनाटी की है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि उनके 13 नस्लें या ब्लड लाइन है। ये 13 ख़ानदान दुनिया के 99% दौलत को कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया के सियासत, इकोनॉमिक, बैंक और आलमी मामलात में मजबूत पकड़ रखते हैं। उन 13 ब्लड लाइन में एक मशहूर नाम रॉकचाइल्ड फैमिली का है। मगरिबी मीडिया के साथ साथ आलमी ख़बरों में भी ये बात मशहूर है कि साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर, बुश जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदां इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे। ये तंजीम दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशा है, जैसा कि इनका निशान दज्जाल की एक आँख वाला एहराम है, जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इल्यूमिनाटी आज दुनिया की एक ताकतवर और बाअसर शैतानी तंजीम बन चुकी है, जो हुकूमती साजिश और कत्ल से लेकर करेंसी के हेर फेर तक हर काम में मुलव्वस है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और बाअसर शख्सियात इस तंजीम के कठपुतली हैं।
इल्यूमिनाटी तंजीम में दुनिया भर के लोग महज दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के लिए इन चंगुल में फंसकर दज्जाल का रास्ता हमवार करते हैं। दुनिया भर के हुक्मरां उन्हीं की पॉलिसियां बनाकर दज्जाल के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। गोया हर तरफ दज्जाल का गलबा है और उसके आमद के रास्ते हमवार हो रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो वो सिर्फ दज्जाल का ज़ाहिर होना है। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और 5,000 रुपए का गिफ्ट पाएं।